डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज शनिवार का दिन, कल संडे। उम्मीद यही है कि संडे अच्छे से गुजरे, कल की छुट्टी कुछ ऐसा ना हो और आप लोग भी अच्छे रहें। हालांकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग घर पर ही हैं, तो क्या सैटरडे, क्या संडे और क्या मंडे। लेकिन हम लोगों का काम ऐसा है कि चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, निकलना पड़ता है फील्ड में, काम करना पड़ता है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और बस दुआ यही करते हैं हर संडे से पहले कि संडे कम से कम शांति रहे, तो संडे का वक्त आप फैमिली के साथ गुजार सकें, अच्छा खाना बना सकें, पिक्चर देख सकें। तो यही कोशिश होती है। अब आज की कहानी पर आते हैं। थोड़ा सा आज पुराने कहानी का जो मिजाज है उसी के ऊपर लौटते हैं। कहानी एक जासूस की है। दुनिया में बहुत सारे जासूस हुए, बहुत सारी जासूसी कहानियां आई। इस जासूस की कहानी ज़माने के सामने नहीं आई थी। खुद एक जासूसी संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने अपने वेबसाइट पर इसकी पूरी कहानी न डाली होती। ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI5, दुनिया भर में सब जानते हैं इसे। MI5 ने पहली बार अपने वेबसाइट पे इस जासूस की कहानी डाली और इसके ज़रिए दुनिया के सामने इसकी सच्चाई आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि MI5 ने जब इसे डाला तो इस जासूस को जो नाम दिया, दुनिया के सबसे बड़े डबल एजेंट का खिताब दिया। अब डबल एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा जासूस, एक ऐसा एजेंट जो एक साथ दो मुल्कों के लिए जासूसी करे। अब ये सुनने में अजीब लगता है कि जासूसी एक देश के लिए करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रभक्ति उसी के साथ है। तो दो देशों के साथ कोई जासूस कैसे जासूसी कर सकता है, और ये भी पता होते हुए एक देश को कि उसके लिए जासूसी कर रहा है। लेकिन ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि MI5 को ये लिखना पड़ा कि दुनिया का शायद सबसे बड़ा डबल एजेंट है। इसकी वजह से ये भी कहते हैं, इस एक जासूस की वजह से, कि हज़ारों लाखों लोगों की जान बची। इस जासूस के बारे में ये भी है कि इसने हिटलर को धोखा दिया। इस जासूस या डबल एजेंट की कहानी ये भी है कि कभी ज़िंदगी में जासूस था ही नहीं, लेकिन एक सनक थी जासूस बनने की, और किस तरीके से इसने एक पूरे देश को एक धोखे में रखा कि एक ऐसा जासूस है, इसकी कहाँ तक पहुँच है। और इसने कैसे एक अपनी एक फ़र्ज़ी टीम बनाई जो ज़िंदगी में थी ही नहीं, जो सिर्फ कागज़ पे थी। 27 जासूसों की एक टीम जिसका ये सरदार बना, और उन 27 जासूसों का बाकायदा फ़ीस भी ये लेता था उस कंट्री से, और वो भी करोड़ों में। और ये बताता कि ये 27 लोग हैं जो हमारे लिए जासूसी कर रहे हैं, और वो 27 सिर्फ कागज़ पे नाम थे। इस डबल एजेंट का नाम खुआन पुएल गार्सिया है। स्पेन के बार्सिलोना बड़ा फेमस है फुटबॉल के लिए, स्पेनिश लीग। तो बार्सिलोना में इसका जन्म होता है। गार्सिया, मैं नाम इसका बार बार लूँगा, आप वैसे पूरा नाम खुआन पुएल गार्सिया है। तो गार्सिया का जन्म बार्सिलोना में हुआ, एक अच्छे परिवार में हुआ। स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है, स्कूल ड्रॉप आउट कर देता है। बाद में फिर ये पोल्ट्री फॉर्म में आता है, उसका काम करने लगता है, वहाँ भी मन नहीं लगता है। इस दौरान में स्पेन में राजशाही थी, गृह युद्ध भी चल रहा था, और दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी थी। एक सुगबुगाहट थी उस वक्त की, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जर्मनी और हिटलर, मुसोलिनी, दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये लोग एक तरफ थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी सुगबुगाहट थी, स्पेन के अंदर भी गृह युद्ध जारी था। अब ऐसे में गार्सिया स्कूल से निकलने के बाद पोल्ट्री फार्म का काम करता है, अच्छे घर का लड़का है, वहाँ भी उसको मन नहीं लगता। उसे लगता है कि कुछ ज़िंदगी में अनोखा करना चाहिए। फिर उसको एक होटल में नौकरी मिलती है, और वो होटल में नौकरी करने लगता है, तो अच्छा खासा पैसे कमा रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका इस होटल की नौकरी से भी मन भर जाता है। उसे लगता है कि वो जो करने आया वो कर नहीं पा रहा है। अच्छा, उसे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था। स्कूली या कॉलेज की किताब नहीं, अखबार,
दुनिया के बारे में जानकारी, कहाँ क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके मन में कहीं ना कहीं असल में एक जासूस बनने, एक एजेंट बनने का जुनून था, लेकिन न उसकी पढ़ाई अच्छी थी, न वो पढ़ पाया, न उसके अंदर और कोई काबिलियत थी, ज़ुबान भी बहुत कम जानता था। तो ये सारी चीज़ें उसके आड़े आ रही थी। और इसी दौरान में होटल में वो नौकरी कर रहा था, और नौकरी के दौरान जब मन भर गया तो जिस जगह वो स्पेन में नौकरी कर रहा था उसके बराबर में ब्रिटिश एम्बेसी थी। तो उसे पता चला कि ब्रिटिश जासूस बड़े, उनका नाम होता है और दुनिया भर में उनकी धाक होती है। और MI5 के बारे में भी उसने सुन रखा था कि ये ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस है। तो होटल में नौकरी करने के दौरान ये कम से कम 3 से 4 बार ब्रिटिश एम्बेसी में जाता है और कहता है कि आप मुझे अपना एजेंट बना लो, मैं आपके लिए जासूसी करूँगा। वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया, उसके बारे में पूरी अपनी तरफ से भी वो जो एम्बेसी वाले हैं वो छानबीन करते हैं। तो पता चला कि गार्सिया एक ठीक ठाक फैमिली का है, स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन इसमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि इसको MI5 में जासूसी की दुनिया में उसको रख सकें। तो वो उसको टालते रहते हैं। 3-4 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। गार्सिया परेशान हो गया, उसे लगा कि उसका सपना अधूरा रह जाएगा, अब क्या करे। इस दौरान में वो होटल में तब तक नौकरी कर रहा था कि जब तक कोई दूसरा कोई अच्छा मौका ना मिले, छोड़ देंगे। इसी दौरान में उसी होटल में स्पेन के राजशाही परिवार का एक हिस्सा, वहाँ के शाही परिवार का एक ड्यूक, वो अपनी फैमिली के साथ आकर ठहरता है। ये होटल अच्छा खासा था और उसी होटल में रुकते हैं। इत्तेफाक से गृह युद्ध छिड़ा हुआ था स्पेन में, हालात ठीक नहीं थे दुनिया के। अब इस स्पेन के शाही परिवार के जो लोग होटल में ठहरे, उन्हें स्कॉच चाहिए था, शराब, और वो भी एक ख़ास किस्म का। होटल में पता किया तो मिला नहीं, और इधर उधर पता किया तो कहीं इंतज़ाम नहीं हो रहा है। अब शाही परिवार को चाहिए। तो जो होटल के बड़े मैनेजमेंट के लोग थे, मैनेजर, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं। ये बात गार्सिया को पता चली कि यहाँ पे एक शाही परिवार है और उसको ऐसे ऐसे स्कॉच चाहिए, वो भी विदेशी, ख़ास एक ब्रांड। इसने मैनेजर से कहा कि मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ, मुझे शाही परिवार से मिलाओ। शाही परिवार से इससे मिलाया गया। उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे 6 बोतल चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं 6 बोतल दूंगा, लेकिन शर्त एक है, आप मुझे एक पासपोर्ट देंगे, क्योंकि आप शाही परिवार हैं, आपकी मर्ज़ी से मेरा पासपोर्ट बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये करा दूंगा, तुम हमारे शराब का इंतज़ाम कराओ। इसके कुछ जानने वाले थे, चूँकि गार्सिया पढ़ता लिखता बहुत था और वो जानकारी रखता था कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि जासूस बनने की उसके अंदर एक सनक थी। तो वो जाता है और अपने जो सोर्सेज हैं उनके ज़रिए वो 6 बॉटल स्कॉच का इंतज़ाम कर देता है, लाकर शाही परिवार को देता है। शाही परिवार खुश हो जाता है और वादे के मुताबिक कहता है कि हम तुम्हारा पासपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद उसका पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट बनने के बाद वो एक प्रिंटिंग हाउस था, वहाँ जाता है और उस पर एक ब्राज़ील का एग्ज़िट वीज़ा लगाता है और साथ में लंदन का भी एग्ज़िट वीज़ा लगाता है, इंग्लैंड का, और ये फ़र्ज़ी था। अब यहाँ से उसका खेल शुरू होता है। इसके बाद वो होटल की नौकरी छोड़ देता है। ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ से उसका मन उचट गया था, क्योंकि 4 बार रिजेक्ट कर चुके थे। जर्मनी में हिटलर का बड़ा नाम था और उस वक्त स्पेन के अंदर भी बहुत सारे नाजी समर्थक लोग मौजूद थे। इसी दौरान ये एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन में सफ़र के दौरान पता चला कि कुछ हिटलर के ख़ास वहाँ की जो सेना है और वहाँ की जो जासूसी विंग है, उसका एक अफसर इस ट्रेन में सवार है। ये उस अफसर के पास जाता है और बैठ जाता है और गप्पे मारने लगता है, और फिर ये धीरे धीरे, अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो लंबी लंबी छोड़ने लगता है। और वो बताता है कि मैं स्पेन का हूँ, लेकिन मैं हिटलर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हिटलर के काम से बड़ा प्रभावित हूँ और नाजियों के विचार से बड़ा सहमत हूँ, और मैं हिटलर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और सुना जंग के आसार भी हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, 2nd वर्ल्ड वॉर। तो उसने कुल मिलाकर अपनी बातचीत से उस अफसर को, जो कि जर्मन का एक तरह से एक जासूस था, अपने चंगुल में फंसा लेता है। और फिर वो बताता है कि वो एक्चुअली ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहा है
और ब्रिटेन वो कई बार गया है और वहाँ की सारी खबरें उसके पास। उस वक्त जर्मन, हिटलर और इंग्लैंड, इनकी बड़ी दुश्मनी थी। तो उसने कहा कि मैं कई चक्कर लगा कर आया हूँ ब्रिटेन के, और मैंने वहाँ से बहुत सारी खबरें निकाली हैं, मेरे वहाँ बड़े सोर्सेज हैं, मैं वहाँ ये करता हूँ वो करता हूँ। कुछ चीज़ें उसने ऐसी बताई, चूँकि मैंने कहा कि वो बार बार पढ़ता लिखता बहुत था और सारी नॉलेज रखता था, कि वो बड़ा इम्प्रेस हो गया। उसके बाद उस जर्मन जासूस का लगभग वो बड़ा एक ओहदे पे बैठा हुआ था। उसने कहा ठीक है, तुम हमारे लिए जासूसी करोगे? तो उसने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा तुम हमें इंग्लैंड से ये सारी जानकारी दोगे, उनकी आर्मी, उनकी फ़ौज, क्या तैयारी, अलाइड फोर्सेस में क्या चल रहा है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद सफ़र ख़त्म होता है और इन दोनों के बीच समझौता आता है, फिर वो जाते हैं और उसके बाद बातचीत होती है और ये अब काम पे लग जाता है। सबसे पहले इसको कोड, जो वर्ड में कुछ चीज़ें सिखाई जाती है कि तुम्हें कैसे भेजना है, क्रिप्टो और वो सारी चीज़ें। गार्सिया ये सब सीखता है, टच में रहता, बातचीत होती है उस जर्मन अफसर से। उसके बाद जर्मन अफसर इसको भर्ती कर लेता है, कहता है कि चलो हालात ऐसे हैं, कुछ जासूस हमारा जो कम से कम इंग्लैंड के अंदर होगा हमारे काम ही आएगा। तो इसको करने के बाद इसका नया नाम देते हैं और नया नाम देते हैं एलारिक। एलारिक का मतलब होता है जो एक तरह से इंचार्ज। अब उसके बाद इसे कहा जाता है कि ठीक है, इसको सारे कॉन्टेक्ट दे दिए जाते हैं कि तुम इस पर अपनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दोगे, जो जासूसी करोगे रिपोर्ट देगे। अब कायदे से इसने बताया था कि मैं इंग्लैंड में, लंदन वहीं रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से जासूसी करता हूँ, सारे जर्मनी को आपको दूंगा। लेकिन असलियत ये थी कि गार्सियो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं था, अंग्रेज़ी उसे आती ही नहीं थी। अब यहाँ डील हो गई, अब उसे इंग्लैंड में जासूसी करके जर्मन को देना है। अब ये बड़ी मुसीबत, वो क्या करे। बट उसे ये भी पता था कि इन्हें बताना पड़ेगा कि मैं इंग्लैंड में जाता हूँ, इंग्लैंड में रहता हूँ, इंग्लैंड में से जासूसी करता हूँ। अब बार्सिलोना में जहाँ ये था वहाँ से इसका निकलना भी ज़रूरी था, क्योंकि जर्मन और जर्मन जासूस हर जगह पे थे, तो वहाँ पे ये पकड़ में आता। अच्छा, इस दौरान में इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी बीवी जो थी वो भी बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत शौकीन, और कहीं ना कहीं चूँकि इसकी जासूसी की सनक थी, तो बीवी भी सुनते सुनते उसके मन में कहीं जासूसी आने लगी थी। तो वो काफ़ी कुछ उन ख़ास देशों के बारे में जो इस आने वाले जंग में बड़े बड़े थे, उनके बारे में काफ़ी जानकारी रखती थी। तो अब जर्मन जासूस के साथ काम करने का समझौता होने के बाद इसे ये दिखाना है कि ये लंदन और इंग्लैंड में है। ये बार्सिलोना से निकलकर लिस्बन पहुंच जाता है और लिस्बन में ही रहता है। अब लिस्बन जाने के बाद ये और इसकी बीवी क्या काम करते हैं, ये वो सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर है जैसे इंग्लैंड में छप रहा हो, वहाँ के जो रेलवे के टाइम टेबल हैं, वहाँ के ट्रैफिक की जो सारी जानकारी है, वहाँ के सिनेमा हॉल में कौन सी पिक्चर चल रही है, वहाँ रूटीन में क्या कुछ हो रहा है। मतलब अगर आप एक शहर में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के मैं 4 अखबार पढ़ लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि दिल्ली में आज कौन कौन से बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, दिल्ली में कितनी ट्रेनें कितने बजे चलती हैं, कौन कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, बस अड्डे से कौन सी बस कितने बजे निकलती है, सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई है, किस थिएटर में कौन सी पिक्चर चल रही है, कहाँ पे कौन सा नाटक या थिएटर में प्ले चल रहा है, इंटरनल इस वक्त क्या झगड़ा चल रहा है, कोई गैंग वॉर है तो वो क्या हो रहा है। तो ये बेसिक जो एक शहर की जानकारी होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसने क्या किया कि ख़ास शहर के, ब्रिटेन के, उनके मैप, लाइब्रेरी से, इंसाइक्लोपीडिया से उसने उन मैप को निकालना शुरू किया, काटना छाटना शुरू किया, रेलवे के टाइम टेबल निकालने शुरू किए, पिक्चर कहाँ कहाँ कौन सी चल रही थिएटर में वो निकालने शुरू किए, एक बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन। और इन सारी चीज़ों को करके और उसके बाद ये उसको कोड वर्ड में उसके साथ कोई एक कहानी जोड़ देता कि आज इंग्लैंड के डॉकयार्ड पे ये हुआ, अलाइड फोर्सेस की आज यहाँ पे एक मीटिंग है। अच्छा, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अखबार में छपती हैं, जैसे अगर कैबिनेट की मीटिंग है दिल्ली में तो वो छपती है कि कल कैबिनेट की मीटिंग, उसमें कुछ फैसला लिया जाना है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें जो बहुत ही सीक्रेट नहीं होती है वो न्यूज़पेपर में आती है, लेकिन उन खबरों से भी आप कुछ अंदर की खबर निकाल सकते हैं कि अलाइड की आज मीटिंग अगर फोर्स की है
तो क्या उसमें जर्मन पे हमला करने के लिए कुछ होगा या कहीं और आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए होगा, एयरफोर्स को होगा या बाकी चीज़ें होंगी। तो वो इन इन्फॉर्मेशन को निकाल कर और फिर उसमें कुछ अपनी चीज़ें झूठी मूठी डालता और भेज देता, और ये सिलसिला चलता रहा। कई बार उसकी खबरें गलत होती, लेकिन वो ये दूसरों पे डालता कि हमारे सोर्स ने ऐसा कहा। लेकिन इत्तेफाक से कुछ इसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो सही हो गई, और वो तुक्के में सही हो गई। अब अभी तक ये था कि बहुत सारी खबरें जो दे रहा था जर्मनों को और उनको मिल रहा था, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि सही है क्या। उन्हें लगता था कि अपना एक आदमी है जो जासूसी कर रहा है। इधर ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऐसी कोई खबर जा नहीं रही थी। लेकिन एक्सीडेंटली एक खबर इसकी सही हो गई, और वो खबर ये थी कि एक इनकी अलाइड फोर्सेस की जो कन्वॉय थी शिप की, वो माल्टा की तरफ भेजी जानी थी, और ये बात पता नहीं थी। इसने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ी थी और ये सारे चर्चे चल रहे थे। एक दिन इसने भेजा कि कल जो है अलाइड फोर्सेस माल्टा के लिए रवाना हो रही है, और इत्तेफाक से वो माल्टा के लिए रवाना हो गई। जर्मनों जो नाजी थे उनको लगा कि यार ये तो बिल्कुल इसकी बहुत घुसपैठ है अंदर तक, इतनी अंदर की खबर दे दी। उस दिन से इसका रुतबा और कदर बढ़ गया। फिर वो उससे कहते कि भाई तुम अपना बिल भेजो। अब बिल भेजने में से परेशानी ये थी कि जर्मन को लगता था कि ये ब्रिटेन के अंदर है और ब्रिटेन से जासूसी कर रहा है, जबकि यह है वहीं लिस्बन में। अब जर्मन की करेंसी जो है वो पाउंड्स है, यहाँ की यूरो की करेंसी अलग है। तो अब अगर वो बिल लेता है तो वहाँ उसको भेजा जाएगा पाउंड्स में। अब वो उसके लिए मुश्किल था, तो कहता था जब ज़रूरत होगी, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तब मैं बिल लूँगा। इसके बाद अब जब इसका रुतबा बढ़ा तो इसने कहा कि हमें और ज़्यादा अंदर की जानकारी लेने के लिए एक जासूसों की टीम बनानी है, और मैंने ऐसी टीम बनाई है 27 लोगों की। इनमें धोबी है, इनमें वेटर है, इसमें वहाँ की मिनिस्ट्री में काम करने वाले क्लर्क हैं, अफसर हैं, आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं। 27 लोगों का इसने एक नाम भेजा और बोला ये सब मेरे अंडर में काम करते हैं, ये सब मेरे जासूस हैं और मेरी लीडरशिप में। अब जब अच्छे काम हुए तो उसने कहा ये इनपुट इन लोगों ने दिया था, किसी होटल में वेटर ने दिया, किसी धोबी ने, किसी अफसर के घर से दे दिया, आर्मी के। अब नाजी भी खुश कि यार खबरें तो सही आ रही हैं। उसके बाद इसने फिर बिल जब दिया तो कहते हैं उस ज़माने में इन 27 लोगों का अपना मिलाकर एक एक दिन के 7-7 करोड़ रुपए के बिल दिए थे, और वो पैसे इसको मिले क्योंकि उस वक्त खबर ज़्यादा ज़रूरी थी, पैसे नहीं। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये 2-3 तुक्के में इसकी खबर सही हो गई। जैसे माल्टा में फोर्स जारी अलाइड की। अब पहली बार MI5 ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के कान खड़े हुए कि हमारे अंदर कोई गद्दार है जो ये खबर बाहर जर्मन को दे रहा है। अब उन्होंने कहा इसको ढूंढो। अब जब ढूंढना शुरू हुआ तो वो आकर इसी गार्सिया के ऊपर रुके कि असल में ये खबरें लीक कर रहा है और यही ये खबर भेज रहा है। तो उन्हें बड़ी अजीब लगा। फिर उसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला ये 4 तो चक्कर काट चुका था MI6 में भर्ती होने के लिए, उसको भर्ती नहीं मिली, और ये कोई ट्रेंड जासूस भी नहीं है। फिर उसके पूरे जब उसको उठाया गया और पूछताछ की गई तब उसने कहा कि देखिए मैंने आपसे कहा था मुझे जासूस बनना है, आपने मौका नहीं दिया। जर्मन की तरफ से मौका मिला, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसने हकीकत बताई कि मैं ज़्यादातर जो अखबार की कटिंग है, जो बाकी मैप है, ये इन सब को उठाकर और ऐसे पेश करके ऐसी कहानी गढ़ के भेजता हूँ कि उन्हें लगता है कि ये बहुत अंदर से चीज़ निकल कर लाया। अब जैसे अगर वहाँ के एक मान लीजिए कि बेस का कोई मैप है तो उस एरिया का मैप कहीं ना कहीं पड़ा हुआ किसी बुक में, लाइब्रेरी में, वो उसको काट लेता था और चिपका देता था कि हमारे जासूस लेकर आए हैं। तो इन चीज़ों से इसकी अहमियत बढ़ती गई थी। तो जब ये सारी कहानी पता चली तो फिर MI6 बड़ा इम्प्रेस हुआ कि उसको इसने हल्के में लिया था, गार्सिया को। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम हमारे लिए अब डबल एजेंट का काम करो, तुम जर्मन के लिए जो कर रहे हो वैसे ही करते रहो, लेकिन अब तुम हमारी इन्फॉर्मेशन जर्मन को दोगे जो हम चाहेंगे, और जर्मन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हो वो तुम हमें दोगे। पहली बार गार्सिया को लगा कि जो उसका सपना था वो पूरा हो रहा है, MI6 में उसे काम मिल रहा है। लेकिन MI6 में शर्त ये थी कि देखो हम तुम्हें परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते, तुम एक तरह से फ्रीलांसर के तौर पे रहोगे। तो हर रिपोर्ट, हर खबर के लिए तुम्हें एक ख़ास पैसा दिया जाएगा, वो रकम भी बहुत बड़ी थी। बट ये था कि तुम जर्मनी के लिए इसी तरह काम करते रहो जो तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो। अब वो खुश हो गया। अब MI6 ने
फिर से इसका नाम बदला गार्सिया का। जर्मन ने इसको नाम दिया था एलारिक, MI6 ने इसको नया नाम दिया गार्बो। ये एक हॉलीवुड में फेमस एक्टर का नाम था, उसी के ऊपर रखा। तो अब गार्बो जो है वो बन गया MI6 का एजेंट। इसके बाद वो जर्मनी के लिए लगातार जो भी MI6 चाहती उसको खबरें भेजता करता रहता, सब चलता रहा मामला। इसी दौरान में अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आहट शुरू हो गई थी, और इस आहट के बाद अब ये था कि जंग होगी। अब ऐसे सिचुएशन में गार्बो का रोल बड़ा बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ ये जर्मन के लिए काम कर रहा है, दूसरा MI6 के लिए भी। 6 जून 1944 ये डी डे एक तरह से इस जंग का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। ये लगातार खबर भेज रहा था। अच्छा, उसमें कुछ खबरें गलत भी होती थी, लेकिन ये बताता था कि जो हमारी 27 की टीम उनके पास यही इनपुट मिला था। कई बार ये ऐसी चीज़ भी बोला जो झूठ थी, लेकिन जर्मन उस वक्त पकड़ नहीं पाए। जैसे एक बार उसने जर्मन को एक ये भेज दिया था कि जो ब्रिटेन में एक जगह है कि यहाँ के लोग 1 लीटर वाइन के लिए कोई भी इनपुट या खबर देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वहाँ पे वो वाइन को उतना प्यार ही नहीं करते, असल में वो सब बियर पीते हैं। तो अब ये चीज़ें पकड़ी जा सकती थी, लेकिन पकड़ा नहीं गया। तो छोटी मोटी उसकी गलतियों को नज़रअंदाज भी करते रहे कि चलो ये कुछ खबर तो देता ही रहता है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ थी इसकी वो ये थी कि अब जंग की आहट है, जर्मन के ऊपर एलाइड फोर्स को हमला करना है। और ये खबर लगभग आ गई थी कि 6 जून 1944 को एलाइड फोर्स जर्मनी में हमला करने जा रहे हैं। 5 जून को एलारिक बनकर जर्मन का जासूस गार्बो या गार्सिया फ़ोन करता है और कहता है कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा 5 जून की रात, बल्कि 5 और 6 जून की जो तड़के होती है 3 बजे, आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना कि एलाइड फोर्स कहाँ पे हमला करने जा रही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन बताऊंगा। जर्मन बड़े खुश हो गए कि उससे पहले उन्हें मौका मिल जाएगा इंतज़ाम करने का। लेकिन खुशकिस्मती थी एलारिक की कि जब इसने 3 बजे फ़ोन किया तो जो भी वहाँ इंचार्ज था कंट्रोल रूम में, उसको नींद आ गई और वो फ़ोन ही नहीं उठाया सुबह 8 बजे तक। और जब 8 बजे तक नहीं उठाया तब तक इसे मौका मिल गया कि देखो हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन थी, हम बताने वाले थे। और 8 तक वो एक फ़ौज उधर पहुँच चुकी थी। उसने बोला मेरे पास ये लोकेशन 3 बजे से था। तो यहाँ पे वो फिर बच गया, लेकिन ये हुआ कि नहीं, इसको सब पता था, फिर इसकी थोड़ी सी अहमियत बढ़ी। इसके बाद अब यहाँ पे जो गार्बो काम करता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतिहास में कहते हैं कि जो जर्मनी की हार हुई उसमें एक बहुत बड़ा रोल उसने जाने अनजाने प्ले कर दिया। उसने जर्मन को ये बताया कि एलाइड फोर्स हमला करने वाली है केले शहर के पास, एक जगह है वहाँ पे, और उसने बताया कि 1,60,000 सैनिक वहाँ पर आ रहे हैं और हमला करने वाले हैं। जर्मन इस बात को लेकर बड़े खुश हो गए कि वो आएंगे, उससे पहले हम अटैक कर देंगे। अब जर्मन की फ़ौज करीब 2.5 लाख वहाँ पे तैयार हो गई केले के पास। अब वो इंतज़ार कर रही है। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, कोई अटैक ही नहीं हो रहा है एलाइड फोर्स की तरफ से। महीना गुजर गया, 1,60,000 फोर्स वहीं पर डटी रही उस इलाके में जहाँ पे गार्बो ने कहा था, और वो फ़ौज शांति से बैठी रही, कोई हमला नहीं हुआ। अब यहाँ पे हिटलर को शक हुआ। हिटलर ने कहा कि मामला कुछ गड़बड़ है, एलाइड फोर्स इतनी शांति से क्यों बैठी हुई है। हिटलर ने कहा कि जाओ और जाकर पता करो कि एलाइड फोर्स की साजिश और चाल क्या है। इस दौरान में क्या हुआ कि एलाइड फोर्स ने हिटलर और जर्मन को धोखा देने के लिए उसी जगह पर जिस जगह पे गार्बो ने कहा था कि हम हमला करेंगे, वहाँ से कुछ दूरी पर रबड़ के टैंक और गुब्बारे और ये सारी चीज़ें ऐसे एक मैदान में रख दी थी कि ऊपर से, चूँकि आप एरियल सर्वे के ज़रिए देखें तो लगेगा कि ये सारी आर्मी है, फ़ौज है, टैंकर है। तो हिटलर ने जब भेजा, उनके लोग आए, उन्होंने रिपोर्ट दी कि यहाँ से इतनी दूरी पर ये सही में एलाइड फोर्स के लोग टैंकर वैंकर के साथ तैनात हैं। हिटलर बड़ा खुश हुआ कि चलो रिपोर्ट सही थी, आने दो उनको। लेकिन इधर तैयारी ये थी कि फंसा तो दिया था कि केले शहर की तरफ होगा हमला, जबकि होना था नॉर्मेडी की तरफ। तो एलाइड फोर्स को
पूरा वक्त मिल गया, हिटलर ने अपनी फ़ौज की एक बड़ी ताकत केले की तरफ लगा दी और अलाइड फोर्स नॉर्मेडी की तरफ से जर्मन में दाखिल हो गई। इससे दो चीज़ें हुई, एक 2.5 लाख के करीब जर्मन फ़ौज और 1,60,000 अलाइड फोर्स उस तरफ। अगर गार्बो की ये खबर न होती कि इधर से हमला हो रहा है तो ये दोनों फ़ौज आमने सामने होते और उस दिन लाखों लोगों की जान जाती। तो एक, वो उस वक्त जंग टली। दूसरा, अलाइड फोर्स को हिटलर को गुमराह करके अपनी फ़ौज शहर के दूसरी तरफ करके, जबकि हमला इस तरफ से होना था, गार्बो ने ये भी चाल चल दी। इससे अलाइड फोर्स को मौका मिल गया और वो जर्मन में दाखिल हो गया। उसके बाद खैर कुछ वक्त के बाद जंग हुई और उस जंग में हिटलर की हार हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्स की जीत हुई। तो कहते हैं कि अनसंग हीरो, अगर कई लाखों लोगों की जान बचाने वाला और हिटलर को धोखा देकर इस जंग में जो हार की बुनियाद रखने वाला, MI5 के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस जासूस ने, जो वाकई कभी जासूस था ही नहीं लेकिन डबल एजेंट था। अब यहाँ पे जंग हो जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म, हिटलर की हार, हिटलर उसके बाद मर भी जाता है। अब गार्बो MI5 से कहता है कि अब हो गया बहुत, अब आप मुझे ख़त्म हमारा रिश्ता, तो अब जाता हूँ, कुछ और करूँगा। तो MI5 कहती है कि नहीं, अभी तुमको रुकना पड़ेगा, इसलिए कि हिटलर की हार के बाद कोई और नाजी नेता जर्मनी में दोबारा तो सर नहीं उठाने जा रहा है या ऐसे कुछ काम तो नहीं कर रही, इसको तुमको देखना है। तो चूँकि अभी तक जर्मन को भी और नाजियों को भी इस पर कोई शक था नहीं, तो ये दोबारा से फिर कुछ और दिन जासूसी करता है। फिर उसके बाद आता है कि नहीं, जर्मनी बदल रहा है और वहाँ नाजियों का लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया है और एक नई शुरुआत होने जा रही है। फिर जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तब उसने कहा कि अब बस हो गया और अब ख़त्म, अब मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले जब हिटलर को ये खबर दी थी गार्बो ने, एलरिक बनकर उनका जासूस, कि 3 बजे मैं ख़बर दूंगा और 8 बजे तक फ़ोन नहीं उठाया और वो वाकई फ़ौज आ रही थी और फिर उसने कहा कि इस तरफ से नहीं इस तरफ से हमला होगा और वहाँ रबर और वो टैंक दिखाकर उनको लग गया कि हाँ ये सही है। खुश होकर हिटलर ने उस वक्त जर्मनी का सबसे बड़ा अवार्ड जो था, एक कोई आयरन अवार्ड करके नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, वो दिया था गार्बो को, हिटलर और जर्मनी ने। और इस जंग के बाद जब सारी चीज़ें हो गई, इंग्लैंड ने MI6 के रिकमेंडेशन पर गार्बो को अवार्ड दिया था। करीब 27 अलग अलग अवार्ड मिले थे। तो एक डबल एजेंट ने 2 देशों से अवार्ड लिया। उसके बाद खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी ख़त्म हुई, सब कुछ ठीक हुआ। अब इसने कहा मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ये वहाँ से वेनेजुएला निकल जाता है गार्बो। वेनेजुएला में जाकर अब इसे लेकिन लगता है कि वेनेजुएला में बहुत सारे नाजी जो थे, हिटलर के साथी थे, जो जंग में हार हुई थी, वो सब भाग कर वेनेजुएला में उसमें आके बहुत सारे लोग बस गए थे। तो अब इसे ये डर लगा गार्बो को कि यहाँ नाजी भी बहुत सारे हैं और उन्हें अब चूँकि अवार्ड मिल गया, इसका भेद खुल चुका था, तो उसे लगा कि ये लोग मुझे मार देंगे डबल क्रॉस करने के लिए। तो फिर उसने एक हैरिस नाम का, जो MI5 में जो इसका बॉस था, जो इसको हैंडल करता था, जिसको ये रिपोर्ट करता था, उनका नाम था हैरिस, थॉमस हैरिस। थॉमस हैरिस को वेनेजुएला से गार्बो फ़ोन करता और कहता है कि अब मैं चूँकि ये जासूसी की दुनिया से अलग एक शांत ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वेनेजुएला में हूँ, या नाजी भी बहुत हैं और कल को अगर मेरा भेद खुल गया तो वो मुझे मार देंगे। तो इससे मौत से बचने का एक तरीका है। उसने कहा कि आप मेरी मौत की खबर उड़ा दो कि मैं मर गया। थॉमस हैरिस मदद करते हैं। MI5 की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से इसकी फैमिली को जाके खबर दी जाती है कि एक ऑपरेशन में गार्बो मारा गया। बाकायदा ब्रिटिश सरकार जो है वो स्पेन सरकार को इस बारे में जानकारी देती है कि गार्बो मारा गया, पूरी श्रद्धांजलि दी जाती है और इस तरीके से ये खबर मीडिया से होते हुए हर जगह फैल जाती है कि एक गार्बो जो था उस नाम का शख्स मारा गया। अब गार्बो की यहाँ मौत हो जाती है। गार्बो की मौत के बाद अब वो वेनेजुएला में एक नया अपना लुक देता है, थोड़ा सा एजेड, चश्मा वश्मा लगाकर, और हुलिया बदल देता है। हुलिया बदलने के बाद अब एक नए नाम से वो वेनेजुएला में रहता है। 40 साल बीत जाते हैं। 40 साल तक एक मुर्दा वेनेजुएला में ज़िंदा रह रहा था, यही डबल एजेंट। इस दौरान में क्या हुआ कि MI5 में कुछ जासूस थे जिनके ज़रिए कुछ जर्नलिस्ट को खबर पता चलती है इस डबल एजेंट के बारे में
एक जर्नलिस्ट को इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि एक आदमी जो बिल्कुल ट्रेन नहीं, जो कभी इंग्लैंड नहीं आया और वो जर्मनी को पूरा बेवकूफ़ बनाता रहा कि मैं ये सारी रिपोर्ट इंग्लैंड से भेज रहा हूँ, जबकि भेज रहा लिस्बन से, और कैसे सिर्फ अखबारों के और कागज़ और नक्शे इन और रेलवे के टाइम टेबल के आधार पर उसने एक पूरी कहानी गढ़ के सारी खबरें बताई, और कैसे तुक्के में 2-4 स्टोरी उसकी सही भी हो गई रिपोर्ट। तो उसे लगा कि इस आदमी की ज़िंदगी को में झांकना चाहिए, इसकी कहानी लाना चाहिए। तो वो जर्नलिस्ट, खोजी पत्रकार ढूंढते 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 आखिरकार वेनेजुएला पहुंच गया। जब वो वेनेजुएला पहुंचा, 1984 की ये बात है, 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हुआ था, तो 40 साल करीब गुजर चुके थे। तो वहाँ पहुंचा, उससे बातचीत हुई। तब तक वो अपनी एक किताब आत्मकथा लिख रहा था, गार्बो, और उसके बाद वो जर्नलिस्ट वापस आता है। 1988 में गार्बो की नेचुरल डेथ हो जाती है। इस दौरान में 40 साल वो दुनिया के लिए ज़रूर मरा हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं। उसकी पत्नी और बेटे ज़रूर उससे अक्सर मिलते थे और उन्हें इसकी सच्चाई मालूम थी कि ये ज़िंदा है। तो 40 साल तक वो ज़िंदा रहा, लेकिन दुनिया की नज़रों में मुर्दा रहा, और आखिरकार 1988 में उसकी मौत हो गई, नेचुरल डेथ हुई। और इस तरीके से एक ऐसे जासूस की कहानी ख़त्म हुई जिसने ना कभी जासूस की ट्रेनिंग ली, जिसे जासूसी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन उसने 2 बड़े देश के लिए एक साथ डबल एजेंट का काम किया और करोड़ों रुपए कमाए, और पूरी ज़िंदगी में कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो ये थी कहानी गार्बो की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।